नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत का इतिहास ये कोर्स एक चल रहा है। लेक्चर नंबर 12 हम पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत चल रहा है और दिल्ली सल्तनत में जो दूसरा वंश है ना, खिलजी वंश, वही हम पढ़ेंगे, वही हम कंटिन्यू करेंगे। ये सिलेबस है जो हमें कंप्लीट करना है, तो साथ साथ सब कुछ पढ़ते जाइएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, इतना मज़ा आपको हिस्ट्री में कभी नहीं पढ़ने में आया होगा। तो पूरी लेक्चर सीरीज देखिए, बहुत आसान लगेगा आपको, बच्चों वाला खेल लगेगा। तो दिल्ली सल्तनत में ये 5 वंश हैं। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक कुल 320 वर्षों तक इन 5 वंशों ने रूल किया। गुलाम वंश हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद खिलजी वंश हमने शुरू किया था, तो खिलजी वंश ही कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत के जो 4 वंश हैं ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ये मूल रूप से तुर्की थे, जबकि आखिरी जो वंश लोदी वंश था वो मूल रूप से अफ़गानी थे। इन 5 वंशों में सबसे छोटा टाइम पीरियड खिलजी वंश का है, सबसे लंबा टाइम पीरियड तुगलक वंश का है। ये सब तो बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो हम पढ़ रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों के बारे में। तो उत्तर भारत के अभियान आपने पढ़ लिए हैं सभी। अब दक्षिण भारत के अभियान यहाँ पर हमने देखने हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी हम पढ़ रहे हैं, जो कि खिलजी वंश का सबसे ताकतवर शासक है। इसने अपने चाचा को मारने के बाद गद्दी हासिल की थी। सत्ता के लिए ये रिश्तों को भूल गया था। हालांकि जितने भी सुल्तान आप देखेंगे, जितने भी शासक देखेंगे, उन सब ने सत्ता के लिए अपने रिश्तों को दांव पे लगा ही दिया था। तो उनमें से एक ये भी था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो दक्षिण अभियान में सबसे पहला अभियान देवगिरी अभियान आता है, और देवगिरी अभियान पहले से हो चुका है 1296 ईस्वी में। और देवगिरी पर आपको मालूम ही है कि यादव वंश के एक शासक है रामचंद्र, राजा रामचंद्र यादव, ये वहाँ के शासक हुआ करते थे। 1296 ईस्वी में जब देवगिरी पर अटैक किया था अलाउद्दीन ने, तो वो दिल्ली से नहीं किया था, कड़ा से किया था। कड़ा का उस समय ये जो है सूबेदार हुआ करता था, जबकि सुल्तान उस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका चाचा था। तो एज ए सूबेदार की हैसियत से इसने देवगिरी पर अटैक किया और रामचंद्र को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। रामचंद्र को जो है बहुत सारी चीज़ें उनसे लूटी, बहुत सारे धन उनसे लिया, और रामचंद्र से ये वादा करवाया कि हर साल वो टैक्स पे करते रहेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। रामचंद्र के क्षेत्र में जितना साम्राज्य था ना रामचंद्र का, यादव वंश में एक जगह पड़ती है एलिचपुर। वहाँ से जितना भी टैक्स, जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा, वो सारा का सारा अलाउद्दीन खिलजी को देने का वादा किया था रामचंद्र ने। तो इस तरीके से हम देखा जाए अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन जब मैं आपको गुजरात अभियान पढ़ा रहा था, गुजरात के जो शासक थे, वघेल वंश के जो शासक थे कर्णदेव, इन पर जब अटैक किया गया 1299 ईस्वी में, तो उस समय ये भागकर कहाँ पर आए थे? यादव वंश के शासक रामचंद्र की शरण में आए थे, और रामचंद्र ने उनको शरण भी दे दी थी। जो वाघेल वंश के शासक थे कर्णदेव, अपनी पुत्री देवल देवी के साथ कहाँ पर आए थे? यादव वंश के शरण में आए थे, रामचंद्र की शरण में आए थे, इन्होंने शरण दे दी थी। और अलाउद्दीन को जब ये खबर सुनी तो बहुत गुस्सा आया, और एक तो जो टैक्स देने का वादा किया था रामचंद्र ने, वो भी नहीं दिया, वो भी बीच में रोक दिया। तो बहुत सारे कारण थे। तो इस कारण से 1307 ईस्वी में दोबारा से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करवाया देवगिरी पर। ये जान लीजिए, दक्षिण अभियान में जितने भी दक्षिण अभियान पढ़ने वाले हैं, अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व मलिक काफूर करेगा, जो कि एक हिजड़ा था जिसे गुजरात से खरीदा गया था। 1000 दिनारी भी इसे कहा जाता है। बहुत करीबी था ये अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, दोस्ताना पूरा व्यवहार था। मलिक काफूर इस अभियान का नेतृत्व करता है। 1307 ईस्वी में अटैक करता है, और रामचंद्र अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और रामचंद्र को वो दिल्ली ले जाता है। रामचंद्र को यहाँ से वो दिल्ली ले जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ले जाता है। अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र को देखकर बहुत खुश होते हैं, बात करके बहुत खुश होते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र को एक उपाधि दी थी, राय रायन की उपाधि दी थी। राय रायन की उपाधि रामचंद्र देव को, यादव वंश के शासक रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है।
इसके अलावा रामचंद्र जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के मित्र बन जाते हैं और वादा करते हैं कि दक्षिण में जो भी अभियान होंगे उसमें वो सहायता करेंगे। हाँ, उन्होंने किया भी यह था। जब मलिक काफूर वारंगल अभियान पर जाता है, काकतीय शासक, यहाँ पे देख लीजिए काकतीय वंश के शासक हैं, यहाँ पर वारंगल उनकी राजधानी थी। वारंगल में जब अटैक करता है मलिक काफूर तब भी रामचंद्र ने सहायता की थी। और इसके अलावा द्वार समुद्र, यहाँ पे राजधानी है द्वार समुद्र राजधानी है होयसल वंश की। तो होयसल वंश पर जब अटैक होता है तब भी रामचंद्र उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो बहुत सहायता की गई थी। इसके अलावा रामचंद्र की पुत्री, जिसे इतिहास में झैत्यपल्ली के नाम से भी जानते हैं और इल्लापल्ली के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं इतिहासकारों ने इसका नाम इल्लापल्ली कहा है और कहीं कहीं झैत्यपल्ली भी इसका नाम लिखा हुआ है। विकिपीडिया पे देखेंगे तो यही जो हमने नाम लिखा हुआ यही है। ठीक है, तो रामचंद्र की पुत्री झैत्यपल्ली के साथ अलाउद्दीन खिलजी का विवाह भी हो गया था। इसके अलावा जो आपको मैंने पहले बताया था, गुजरात के जो शासक कर्णदेव थे अपनी पुत्री के साथ देवगिरी पर आए थे ना, तो इनकी पुत्री जो थी देवल देवी का जो विवाह है वो खिज्र खां के साथ कर दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के साथ देवल देवी का विवाह कर दिया था। देवल देवी कमला देवी की पुत्री है। कमला देवी वही है जिसकी शादी अब अलाउद्दीन खिलजी के साथ हो चुकी थी। ये सब आपको याद होनी चाहिए पहले की घटनाएं। तो इस तरीके से देवगिरी पर भी अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। लेकिन देवगिरी पर लास्ट में फिर से एक अटैक होगा 1313 ईस्वी में। 1313 ईस्वी में अटैक होगा जब रामचंद्र की मृत्यु हो जाती है और उनका बेटा शंकर देव वहाँ का शासक बनता है। तो वो अपने आप को पूरा स्वतंत्र घोषित कर देता है, दिल्ली की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। तो आखिरी में फिर 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी फिर यहाँ अभियान करवाता है मलिक काफूर के ही नेतृत्व में। तो इस बार पूरी तरीके से देवगिरी दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में आ जाती है। ठीक है, तो देवगिरी को पूरी तरीके से दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया था 1313 ईस्वी में। और बाकी के जो आपने वारंगल, होयसल वंश और पांडे वंश हैं, इनको आप देखेंगे ना तो ये लाइट कलर में आए। मैप में आप देखेंगे ना तो लाइट कलर में इनका मैप है। तो ये पूरी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के जो है साम्राज्य में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी, ये टैक्स पे करते थे, लेकिन देवगिरी को 1313 में पूरी तरीके से अपने अधिकार में ले लिया था। तो उसके बाद वारंगल अभियान हम देखते हैं। वारंगल अभियान 1309 ईस्वी में शुरुआत की गई थी और पहुँचते पहुँचते 1310 ईस्वी हो गए थे। और उस समय शासक प्रताप देव थे। काकतीय वंश के वहाँ पे शासक जो थे प्रताप देव। ठीक है, इनको पूरा नाम अगर बोला जाए प्रताप रुद्र देव, कहीं कहीं रुद्र प्रताप देव इनका नाम आ जाता है। तो प्रताप रुद्र देव काकतीय वंश के शासक थे। वारंगल इनकी राजधानी थी। पूरा तेलंगाना जो क्षेत्र है ये इनका पूरा साम्राज्य था। वारंगल इनकी राजधानी थी। अब इस अभियान पर मलिक काफूर जाता है। मलिक काफूर के ही नेतृत्व में ये भी अभियान हुआ था। पहुँचते पहुँचते 1310 ईस्वी हो गया था। देवगिरी जो अभियान सफल करके फिर वापस दिल्ली लौट जाता है। मलिक काफूर दोबारा से परमिशन लेकर ये आता है 1309-10 ईस्वी के आसपास। 1310 में सर्दियों का मौसम था, जनवरी फरवरी का महीना था। मलिक काफूर यहाँ पहुँचता है, यहाँ पर बहुत भारी लूटपाट करता है। और इस अभियान के दौरान रामचंद्र देव ने मदद भी की थी। और रामचंद्र देव ने पहले वादा भी किया था कि दक्षिण के वो अभियानों में सहायता करेंगे। तो रामचंद्र देव ने मदद भी की थी। यहाँ पर जो शासक है प्रताप रुद्र देव, वो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं दिल्ली की और अपनी एक सोने की मूर्ति पे जंजीर बांधकर, मतलब उसका ये सिंबल होता है कि मतलब एक मूर्ति, अपनी खुद की मूर्ति देते हैं सोने की, उस पर जंजीर हथकड़ी लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और यहीं से कोहिनूर हीरा भी बरामद हुआ था। ठीक है, कोहिनूर हीरे की सबसे पहली बात जो सुनने में आती है यहीं से आती है। कोहिनूर हीरा जो था उसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो कोहिनूर हीरा भी दिया गया था मलिक काफूर को। तो दिल्ली सल्तनत में ही कोहिनूर हीरे की शुरुआत होगी। तो इस प्रकार वारंगल को भी जीत लिया गया और
अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के अधीन कर दिया गया। पूरी तरीके से नहीं मिलाया गया, अधीनता स्वीकार कर ली गई। और हर साल जो रुद्र प्रताप देव थे ये टैक्स के रूप में कुछ धन, कुछ हाथी, कुछ घोड़े भेजा करते थे, जैसा कि वादा किया गया था। उसके बाद ये मलिक काफूर दिल्ली लौट जाता है और दिल्ली पे वापस लौटकर अलाउद्दीन खिलजी से फिर परमिशन मांगता है कि वो होयसल और पांडे जो वंश है वहाँ पर आक्रमण करने वाला है। क्यों? क्योंकि जब वो वारंगल अभियान पे था तो उसे पड़ोसी राज्य होयसल और पांडे जो वंश था इसके धन के बारे में मालूम पड़ा। ये देखा, इसने सुना था कि बहुत अमीर वंश है। तो इस कारण से ये जब अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली वापस गया और तुरंत परमिशन मांगी कि मुझे होयसल साम्राज्य पर या होयसल वंश पर अटैक करना है, पांडे वंश पर अटैक करना है, तो इसको परमिशन दे दी गई। तो तुरंत वो निकल गया, तुरंत वो 1310 ईस्वी में निकल गया। 1311 ईस्वी तक वो होयसल वंश के जो होयसल साम्राज्य की राजधानी थी द्वार समुद्र, जो कर्नाटक में पड़ती है। यहाँ पे देख लें आप, ये द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी कर्नाटक में पड़ती है। और वहाँ के जो शासक उस समय थे वीर बल्लाल तृतीय थे। वहाँ के शासक कौन थे? वीर बल्लाल तृतीय। ये भी अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ था। मैंने बताया ना, जितने भी अभियान दक्षिण भारत में हुए हैं सभी मलिक काफूर के नेतृत्व में हुए हैं। और रामचंद्र देव प्रताप रुद्र ने मदद की थी, किसकी? मलिक काफूर की। और रामचंद्र देव आपको मालूम ही है, यहाँ पर देवगिरी के शासक थे। और वारंगल के शासक कौन थे? काकतीय वंश के जो शासक थे वो प्रताप रुद्र थे। इन्होंने मदद की मलिक काफूर की और वो द्वार समुद्र 1311 ईस्वी में पहुंच गया। जब वो द्वार समुद्र अभियान पर पहुंचने ही वाला था तो उस समय जो शासक वीर बल्लाल थे ना, तो ये अपनी राजधानी में नहीं थे। ये पता कहाँ गए थे? ये पड़ोसी राज्य पांडे वंश के पांडे साम्राज्य पर हमला करने गए थे। क्यों? क्योंकि पांडे वंश में दो भाई थे, सुंदर पांडे और वीर पांडे। इनमें उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था। हालांकि गद्दी पर तो वीर पांडे बैठे थे, लेकिन सुंदर पांडे वीर पांडे के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो रहा था। उसका फ़ायदा उठाने के लिए वीर बल्लाल पांडे वंश या पांडे साम्राज्य पर अटैक करने गए थे। लेकिन ज्यों ही वीर बल्लाल को ये मालूम पड़ता है कि मलिक काफूर ने उनकी राजधानी द्वार समुद्र पर अटैक कर दिया, तुरंत ये वापस जाते हैं। इनको तैयारी करने का मौका नहीं मिल पाता और ये हार जाते हैं। और आखिरकार ये भी मलिक काफूर या अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं और टैक्स देने का वादा कर देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें लूटपाट करके जो है ये ले लेता है, मलिक काफूर ले लेता है। लेकिन इस बार मलिक काफूर वापस दिल्ली नहीं लौटा। अब ये द्वार समुद्र से जाएगा, पांडे राज्य में जाएगा, ठीक है, पांडे राज्य में जाएगा। तो अब देखेंगे हम पांडे वंश पर अटैक होने वाला है। तो इस तरीके से बल्लाल ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो होयसल जो साम्राज्य था, होयसल जो ये विजय है ये भी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो 1310-11 ईस्वी के आसपास। उसके बाद मलिक काफूर पांडे अभियान पर गया, लौटकर दिल्ली नहीं गया और ये द्वार समुद्र से ही पांडे अभियान पर गया। और इस बार इसके साथ बल्लाल भी गए, ठीक है, बल्लाल भी इसके साथ गए, वीर बल्लाल तृतीय भी इसके साथ गए मलिक काफूर के साथ। और वहाँ का जो शासक था वीर पांडे था। वीर पांडे और इसके भाई सुंदर पांडे में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था और मलिक काफूर सुंदर पांडे की मदद के उद्देश्य से गया था और बहुत लूटपाट करने के उद्देश्य से गया था। लेकिन जो ही ये पांडे राजवंश में पहुंचता है, पांडे साम्राज्य में पहुंचता है, तो इसे ना वीर पांडे मिलते हैं और ना सुंदर पांडे मिलते हैं। तो युद्ध होता नहीं है, लेकिन बहुत सारी लूटपाट करने का मौका मिल जाता है मलिक काफूर को। बहुत सारी लूटपाट करता है। अमीर खुसरो ने कहा है कि साउथ में जितने भी रेड डाले थे अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसमें सबसे ज़्यादा धन पांडे जो है साम्राज्य से मिला था। तो लूटपाट की दृष्टि से पांडे अभियान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी लूटपाट यहाँ से हुई थी। लेकिन याद रखिए, पांडे वंश ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, क्योंकि ना वीर पांडे से संघर्ष हुआ, ना सुंदर पांडे से संघर्ष हो पाया।
मलिक काफूर को बस लूटपाट करके ही जाना पड़ा। तो इस तरीके से पूरे दक्षिण भारत के जो अभियान हैं वो हो गए कंप्लीट। ठीक है, और लास्ट में 1313 पे देवगिरी पर फिर से अटैक होता है और पूरी तरीके से अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वहाँ पे उस समय जो शासक थे रामचंद्र के पुत्र शंकर देव थे। रामचंद्र वही हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के मित्र हो गए थे। राय रायन की उपाधि भी दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। लेकिन रामचंद्र की मृत्यु होती है तो शंकर देव न टैक्स देते हैं और पूरी तरीके से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। फिर मलिक काफूर के नेतृत्व में अटैक करवाया जाता है और देवगिरी को पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है जो है दक्षिण भारत के अभियान। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगले वीडियो में हम देखेंगे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति, अमीर खुसरो जो इसके दरबार में रहते थे उनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसके क्लास नोट से ले लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। ठीक है, थैंक यू।